हेलो स्टूडेंट्स। सौंदर्य शास्त्र, जिसे इंग्लिश में एस्थेटिक्स कहा जाता है, तो सौंदर्य शास्त्र क्या है, इसका परिचय क्या है, हम किसे कहते हैं और ये क्यों पढ़ें और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इन स्लाइड्स के द्वारा लेते हैं। तो सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनानी भाषा में एक शब्द है एस्थाउमे, जो कि आगे चलकर एस्थेटिकोस के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये एस्थाउमे का अर्थ होता है आई परसीव, कि मैं ग्रहण करता हूँ, या आई फील, मैं महसूस करता हूँ, या आई सेंस, कि मेरी इंद्रियों द्वारा मैं बोध प्राप्ति करता हूँ। तो इन सारे अर्थों के लिए एक जो शब्द बना वो एस्थेटिकोस है, जो कि आगे चलकर एस्थेटिक्स के रूप में डेवलप हो गया। तो इसी एस्थेटिक्स को हम हिंदी में सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। इसी तरीके से सौंदर्य शास्त्र एग्जैक्टली क्या है? इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त आनंददायिनी अनुभूति। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जितनी भी चीज़ें बाहरी दुनिया से ग्रहण करते हैं और उन चीज़ों के द्वारा जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वही अनुभूति सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत मानी गई है और उसे ही हम एस्थेटिक सेंस बोलते हैं, सौंदर्य अनुभूति बोलते हैं। यही आनंद एक तरह के हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए कि इनर सेंस की डेवलप करता है और वही सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंददायिनी अनुभूति होती है, वो सभी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। और वो सभी चीज़ें विजुअली प्लीजिंग भी हो सकती हैं, कि देखकर हमें प्रसन्नता होती है जिन्हें देखकर। तो हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत इन्हीं सारी जो कि विजुअली प्लीजिंग हैं चीज़ें, उनके स्वभाव पर, उनके स्वरूप की विवेचना करते हैं और जीवन की जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सबका समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये सारी अनुभूति जो हमें आनंद प्रदान करती है, वही मोर और लेस एस्थेटिक्स के अंतर्गत आती है। अब सौंदर्य शास्त्र आखिर है क्या, इसका इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में हम जानने की कोशिश करते हैं कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो दर्शन की एक शाखा है। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो इससे पहले कि हम सौंदर्य शास्त्र को जानें, हम फिलॉसफी को जान लें कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। तो दर्शन के अंतर्गत हम उन तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भी समझते हैं कि परम सत्य या प्राकृतिक सिद्धांत कहाँ से आए, इन सब के कारणों की खोज करते हैं और सबसे अधिक हमारे जीवन की अर्थवत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे दृष्टिकोणों में दर्शन शास्त्र समाहित है। दर्शन शास्त्र में ही, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र निकला है, तो सौंदर्य शास्त्र में भी दर्शन के ही काफ़ी विषय एज इट इज़ आ जाते हैं। तो यूँ मान के चले कि हम सौंदर्य शास्त्र में काफ़ी कुछ दर्शन शास्त्र की ही चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखने और सुनने के संदर्भ में चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा दर्शन के जैसा ही होता है। तो इस तरीके से सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा के रूप में हम समझ सकते हैं। और सौंदर्य शास्त्र में संवेदनात्मक चीज़ें, भावनात्मक चीज़ें, अब ये चीज़ें क्या, जितनी भी विषय जो कि संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, उनके गुण धर्म को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके मूल्यों को समझने का एक अध्ययन है। तो आगे चल के इसमें कला, संस्कृति और प्रकृति, इनका प्रतिअंकन यानी रिप्रेजेंटेशन ही सौंदर्य शास्त्र है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट, कल्चर एंड नेचर। तो अब तक हम अगर ये माने कि सौंदर्य शास्त्र जो है केवल कला का ही एक विषय है, तो वो आधा सच होगा। सौंदर्य शास्त्र एक बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। उसमें पूरी संस्कृतियाँ समाहित है और हमारे आसपास का पूरा नेचर समाहित है। तो इन सभी के बारे में एक जो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हम देने की कोशिश करते हैं। और सौंदर्य का तात्विक विवेचन, सौंदर्य शास्त्र में किसका तात्विक विवेचन? सौंदर्य का तात्विक विवेचन हम लोग करते हैं, जो कि किस तरीके से दार्शनिक विवेचन भी होता है और मार्मिक विवेचन भी होता है। तो इस तरीके से सौंदर्य का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। साइंटिफिकली अगर हम इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ सेंसरी एंड इमोशनल वैल्यूज़, कि हमारी जितनी भी सेंस हैं, हमारे इंद्रियां हैं, उनसे संबंधित और हमारी भावनाओं से संबंधित जितने भी मूल्य हैं, उनका अध्ययन हम सौंदर्य शास्त्र में करते हैं। और अगर दार्शनिक रूप से हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर
आर्ट की मतलब कला की प्रकृति के बारे में संबंध बताया गया है, साथ ही सौंदर्य और हमारी रुचियों के बारे में, टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है। तो एक संक्षेप रूप में अगर हम बात करें तो सौंदर्य मीमांसा और आनंद मीमांसा, इन दो शब्दों में ही पूरा सौंदर्य शास्त्र निर्भर करता है। तो इस सौंदर्य को और इस आनंद को ही हम आगे की स्लाइड्स में बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में स्टडी ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी एक्सपीरियंस, तो इस तरीके से जितनी भी दृश्य योग्य वस्तुएं हैं और श्रव्य योग्य वस्तुएं हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी, उनसे हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो अनुभव ही सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के शुरुआती लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं 1712 में जोसेफ एडिसन, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने द स्पेक्टेटर नाम की जो एक मैगजीन निकलती है, इसके शुरुआती अंक में एक आर्टिकल लिखा था। यह आर्टिकल है द प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन, और इस लेख के आधार पर हम एस्थेटिक्स के थोड़े से संदर्भ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 1735 में एक जर्मन फिलोसोफर जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन वही है जिन्होंने दर्शन शास्त्र से सौंदर्य शास्त्र को अलग किया, इसलिए इनका बहुत नाम सौंदर्य शास्त्र में हम शुरू से ही पढ़ते हैं। तो इन्होंने अपना एक डिसर्टेशन जो लिखा था, फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन ऑफ सम मैटर्स पार्टनिंग द पोएम, तो इस डिसर्टेशन में उन्होंने सबसे पहले एस्थेटिक शब्द के अर्थ को समझाया। और इन्होंने ही 1750 में एक बुक निकाली थी एस्थेटिका नाम से, तो इस किताब में उन्होंने मॉडर्न एस्थेटिक्स को डिफाइन किया। तो इस तरीके से एस्थेटिक शब्द को डिफाइन करने में अलेक्जेंडर बाउमगार्टन का सबसे ज़्यादा भूमिका हम पाते हैं। एस्थेटिक्स थ्योरीज में आखिर हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। अब तक ये मान के जाना जाता है कि सौंदर्य शास्त्र केवल और केवल कला विद्यार्थी ही पढ़ते हैं या कला का ही इसमें क्षेत्र है, तो ये मात्र बहुत सारे विषयों में से एक क्षेत्र है जो कला सिद्धांत आर्ट थ्योरी है। उसके बाद लिटरेरी थ्योरी इसमें आ जाती है, फिल्म थ्योरी इसमें आ जाती है क्योंकि फिल्म को भी आजकल कलाओं से ही संबंधित माना जाता है। इसके बाद म्यूज़िक थ्योरी। तो इस तरीके से कला, साहित्य, फिल्म, संगीत, ये सारे चीज़ों में ही एस्थेटिक्स को हम पढ़ते हैं। और इस तरीके से और भी नई नई थ्योरीज अभी आ गई हैं जो एस्थेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम केवल आर्ट थ्योरी की बात करें तो आर्ट थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, तो जिस तरीके से हमारे कला इतिहास को उठाकर देखें या पूरा आधुनिक कला इतिहास को उठाकर देखें, तो बहुत सारे कला आंदोलन चले हैं। तो उन सारे कला आंदोलनों में कैसे एक आंदोलन खत्म होता है, दूसरा आंदोलन शुरू होता है, उसके क्या कारण हैं। तो उदाहरण स्वरूप जैसे क्यूबिस्ट मूवमेंट चला था, तो जैसे घनवाद जिसे हम बोलते हैं, तो घनवादी आंदोलन का एस्थेटिक्स क्या था? एस्थेटिक्स मतलब वही, हम इसका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जानने की कोशिश करें तो कैसे घनवाद आया, घनवाद के क्या क्या सिद्धांत रहे, क्या उसके आर्टिस्टिक मूवमेंट रहे, क्वालिटीज़ थे, कौन कौन आर्टिस्ट थे और उन आर्टिस्ट ने कैसा काम किया, और क्यों घनवाद अस्तित्व में आया, फिर फाइनली घनवाद से खत्म होकर कैसे एक नया मूवमेंट आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम एस्थेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो हम मात्र इतिहास नहीं पढ़कर उसका एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस हम एस्थेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर जब हम उससे संबंधित चीज़ों को हमारे मन और मस्तिष्क में कोई शेप बनाते हैं, कोई आकृतियों का इजाद करते हैं, और ये परसेप्शन डिपेंड करता है कि हमारे भूतकालीन अनुभव क्या रहे, हमारे अब तक के एक्सपीरियंसेस, हमारे अब तक के बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड, ये सब चीज़ें मिलाकर हमारा एक परसेप्शन क्वालिटी डेवलप करता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहणशीलता है या जिसे बोले कि बोधगम्यता है, तो वही चीज़ परसेप्शन है। तो इन सारी चीज़ों में जिन जो कि उसके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रुचियाँ होती हैं, उसके विश्वास होते हैं, उसकी पर्सनल सराउंडिंग्स जो होते हैं, उन सब चीज़ों से मिलकर उसका परसेप्शन डेवलप होता है। और जिसका जितना अच्छा परसेप्शन होगा उसका उतना ही अच्छा एस्थेटिक सेंस डेवलप होता है। इसी तरीके से आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी, कि एक क्रिएटिविटी की जो अवधारणा है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके अंतर्गत रचनात्मकता बहुत अच्छी क्वालिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और इसी तरीके से रीजन और लॉजिक, चीज़ों को देखकर उसका तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता, उसके कारणों को जानने की क्षमता एक इंसान के अंदर होगी तो उसका एस्थेटिक सेंस उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त होगा।
तो सौंदर्य शास्त्र के विषय क्या क्या है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र में सबसे पहले एस्थेटिक परसेप्शन आता है। तो परसेप्शन को अभी हमने जान ही लिया कि कैसे उसकी ग्रहणशीलता है। तो ग्रहणशीलता कैसी होनी चाहिए, एस्थेटिकली, कि सौंदर्य से संबंधित उसकी अनुभूतियाँ, ग्रहणशीलता होनी चाहिए। इसमें हम क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम करते हैं कि जितनी भी कलाओं की और सौंदर्य की समझ है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जितनी भी हमारी अपनी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। और अगर आगे चल के हम देखने की कोशिश करें तो अगर इतिहास के रूप में जाने तो जितने भी सौंदर्य और कला से संबंधित हमारी चीज़ें हैं, वो विचार हैं वो, और परिष्कृत कैसे हों, वो हम यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पे परसेप्चुअल प्लेजर भी आ जाता है कि हम कैसे आनंद प्राप्त करें हमारी बौद्धात्मक योग्यताओं के द्वारा, वो भी इसमें आ जाता है। और आगे पढ़ें तो हम एस्थेटिक परसेप्शन में हम अच्छी और बुरी चीज़ों का अंतर समझ में आता है, और हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा करना भी हम इसमें करते हैं, कि हमें रियलाइजेशन हो कि अच्छी चीज़ क्या होती है और क्या चीज़ें हमें आनंद प्रदान करती हैं। और अगर आगे चले तो हम जितनी भी खराब चीज़ें हैं या जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनका विरोध करना भी सिखाता है हमें ये एस्थेटिक परसेप्शन। इस तरीके से सौंदर्य शास्त्र का एक बहुत विशाल क्षेत्र इस एस्थेटिक परसेप्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद द आइडिया ऑफ आर्ट, कला की अवधारणा। तो कला की अवधारणा में सबसे पहले तो व्हाट इज़ आर्ट, कला आखिर है क्या, हम किन चीज़ों को कला माने, या कला की समझ कैसे हमारे अंदर डेवलप हो, या कौन कलाकार हैं, कलाकार हम किसे माने, कलाकार किसे हम नहीं माने, या एक कलाकार होने की योग्यता क्या क्या है। तो इस तरीके से कला की पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं कि फाइनली आर्ट का जो है वो अवधारणा है क्या। इसके बाद नेक्स्ट जो विषय आता है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम आएगा सेल्फ, सोसाइटी, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब जितनी भी सारी हमारी अनुभूतियाँ हैं, फीलिंग्स हैं, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यंजित करते हैं, वो सारे। और अभिव्यंजनाएं किन से जुड़ी होती है, स्वयं से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है, और फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी कलाएं हैं जिसे हम एस्थेटिक्स मानते हैं, वो उसकी पर्टिकुलर जो है एक लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर एक टेक्निक होती है, कुछ पर्टिकुलर बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं, और तौर तरीके होते हैं, मैनर्स जिसे हम बोलेंगे। या जितने भी जैसे एक सोसाइटी के पर्टिकुलर तीज त्यौहार होते हैं, वहाँ के खेल होते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना, और वहाँ का एक पर्टिकुलर हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें मिलके वहाँ का एक एस्थेटिक डेवलप कर देता है, और वही एस्थेटिक एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग करता है, अपनी एक पहचान दिलाता है। तो हम उस एस्थेटिक्स को पढ़ने में उस सोसाइटी को समझने में काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। तो इस तरीके सेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है कि हम, ये हमारी पहचान है, ये मैं हूँ, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। तो ये सारी चीज़ें उस एस्थेटिक के अंतर्गत समाहित होती हैं। आगे चल के हम अप्रिशिएटिंग आर्ट, कि हम कला को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। और ये कला मात्र किताबी कला की बात नहीं हो रही है, ये कला जिससे हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे दैनिक जीवन में हम कई ऐसे काम करते हैं जो कलात्मक होते हैं, और उन्हें हम अप्रिशिएट करना सीखते हैं। तो इस तरीके से हम कला को, अब ये कला में भले ही वो एक छोटा सा कोई किसी ने जोक कहा हो, या हमने कोई फिल्म देखी हो, या हमने कोई किताब पढ़ी है, या किसी भी तरह की कोई हमने कोई लोक कला, कोई आधुनिक कला, सब तरह की कला के कोई कलाकृतियों को देखा है, तो उन सब चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना आए, हम उनका एवोल्यूशन कर सकें, और हम उनके बारे में इमोशनली रिस्पोंड कर सकें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो, तो वो अप्रिशिएटिंग आर्ट में हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आगे चलते हैं तो फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें भी हम फिलोसॉफिकली पढ़ते हैं सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत। तो यहीं पर एक वॉल्टेयर का मैं एक कोट बोलना चाहूँगी कि ब्यूटी मस्ट बी फेल्ट एज वेल एज परसीव्ड। हाँ, कि सौंदर्य को जितना महसूस किया जाना चाहिए उतना ही परसीव भी किया जाना चाहिए, मतलब अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो क्योंकि ये फिलोसॉफिकल
कंसिड्रेशन की बात हो रही है तो हम, क्योंकि दार्शनिक रूप से जब हम किसी भी चीज़ को, भले ही कला और संस्कृति को जाने या समाज और राजनीति को जाने, तो वो सारी चीज़ें हमें परसीव करनी ही पड़ेंगी, तब जाके हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर सौंदर्य शास्त्र में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स आ जाते हैं। कितने अलग अलग तरीके की शैलियाँ विकसित हुई हैं कला में, वो सारी शैलियों का हम अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद डिबेट अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। अब हम कला माने तो किसे कला माने, किसे हम शिल्प माने, किसे हम कारीगरी माने, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और कंटिन्यूस हिस्टोरिकल स्टडीज़, हम लगातार शुरू से लेके आज उत्तर आधुनिक समय तक कला से संबंधित जितना भी हिस्टोरिकल अध्ययन है, उन सब के बारे में डिटेल में हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। लास्ट में एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर थ्रू आर्ट। तो हम कलाओं के द्वारा हम दूसरों को भी समझ सकते हैं और उनके साथ एम्पैथी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। Thank you so much.